हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक राज वर्मा और मैं आप है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आज से ये वाला एक्ट स्टार्ट किया है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम अनुतोष अधिनियम एक्ट लागू किया है, वो चालू किया है, जिसमें हम थोड़ा इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में देंगे। और इसमें हम सेक्शन की जो लैंग्वेज है, मतलब सेक्शन वाइज जो टाइटल उसके दिए गए हैं, उन टाइटलों के आधार पर ही हम बैरिक्ट को पढ़ेंगे। इसके अंदर अगर ज्यादा घुसोगे, मतलब इसको अंदर की लैंग्वेज तुम अपने आप बना के लिख लोगे। जब इसके टाइटल को पढ़ लोगे तो आपके थोड़ी दिमाग में एक मेमोरी बन जाएगी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आखिरकार क्या कहता है। तो इसके लिए आपको सेक्शन मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि सेक्शन आने वाली वीडियो में मैं आगे जो परिभाषाएं दी गई हैं सेक्शन 2 में वो बता दूंगा और सेक्शन 1 में बता दूंगा जो भी दिया गया है। सेक्शन 1, 2, 3, 4 ये मैं बता दूंगा। इसके बाद अपन आते हैं सेक्शन 5 पे। तो सेक्शन 5 से थोड़े अच्छे प्री के क्वेश्चन बन सकते हो, मेंस का क्वेश्चन भी यहीं से बनता है, इसलिए मैं इसको बताना चाहूंगा। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है स्थावर संपत्ति का पृथक्करण। सेक्शन 5 कहता है स्थावर संपत्ति का पृथक्करण। स्थावर संपत्ति का पृथक्करण का मतलब होता है कि सीधी सी बात यह है कि मैं ट्रिक बताता हूं आपको। देखें, इधर लिखा है स्थावर संपत्ति, अचल संपत्ति, इधर स्थावर संपत्ति सेक्शन 6 में, और यानी ये दोनों जो है, ये दोनों सेक्शन संग में पड़े जाते हैं और ये दोनों सेक्शन संग में पड़ जाते हैं, यानी दोनों सेक्शन संग में पड़े जाते हैं। सेक्शन 5 और 6 ये दोनों सेक्शन संग में पड़े जाते हैं, क्योंकि ये स्थावर संपत्ति की बात करते हैं दोनों सेक्शन। जब स्थावर संपत्ति की बात करते हैं, अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि स्थावर संपत्ति की रिकवरी यानी उस पर कब्जे की रिकवरी कैसे होती है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सीपीसी में दिया गया है। सीपीसी के अनुसार इसको गवर्न किया जाता है सेक्शन 5 को इसमें दिया है कि अगर आप बैरिक्ट में देखें तो उसमें दिया गया मे रिकवरी इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सीपीसी। मतलब सीपीसी में जो दिया गया है मैनर, उस मैनर के आधार पर हम किसी भी स्थावर संपत्ति का कब्जा रिकवरी कर सकते हैं। उसके लिए सेक्शन 5 में आप पढ़ेंगे सीपीसी से जो रीति गवर्न होती है उसके अनुसार उसका वो किया जाता है कब्जे का पृथक्करण। इसके बाद आऊंगा सीपीसी सेक्शन 6 पर। तो सेक्शन 6 कहता है एसआरए का कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद का मतलब यह है कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, जिसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, कब्जा अगर उसे लेना है वापस स्थावर संपत्ति पर, तो उसको लिए बेकब्जा कर दिया गया है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए दावा लाता है। बेकब्जा व्यक्ति में कौन कौन आता है? तो बेकब्जा व्यक्ति वो होता है जिसको उस संपत्ति से उसकी बिना सहमति के निकाल दिया गया। ठीक है। और बेकब्जा व्यक्ति जब वाद लगाएगा तो उसे न्यायालय के अंदर क्या सिद्ध करना पड़ेगा? न्यायालय के अंदर यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसे अपना पूर्व कब्जा सिद्ध करना होगा। क्या करना होगा? उसे अपना पूर्व कब्जा सिद्ध करना होगा। इसके बारे में दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? किसके विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। तो दावा किसके विरुद्ध नहीं लाया जाएगा, वाद किसके विरुद्ध नहीं लाया जा सकता? एक तो शासन के विरुद्ध, अगर शासन का कोई संपत्ति है तो उसके विरुद्ध तुम नहीं ला सकते दावा। और एक है 6 महीने के बाद, अगर 6 महीने के बाद तुम कोई किसी प्रकार का दावा ला रहे हो कब्जे के पुनर्रिकवरी के लिए, तो वो नहीं लगा सकते। तो 6 महीने के बाद नहीं ला सकते। दूसरा और तीसरा पॉइंट कहता है अपील पुनरीक्षण मंजूर नहीं। सीधी सी बात यह है कि सेक्शन 6 के अंतर्गत कोई दावा लगाया गया न्यायालय के अंदर, और वो न्यायालय के अंदर दावा लगाने के बाद उसमें डिक्री या आदेश आ जाता है, तो उस डिक्री या आदेश की ना तो अपील की जा सकती है, ना ही पुनर्विलोकन किया जा सकता है। जैसे आप सीपीसी के अंदर पढ़ेंगे तो सेक्शन 114 पुनर्विलोकन की बात करता है कि पुनर्विलोकन की एप्लीकेशन डाली जाती है कोर्ट में, जो होता है कि अगर आदेश किसी प्रकार से कुछ ना कुछ उसमें मतलब कमी रह गई है, कुछ ना कुछ रह गया है, तो उसके लिए रिव्यू पिटीशन कोर्ट के अंदर लगाई जाती है। तो रिव्यू पिटीशन के लिए सेक्शन 114 के अंतर्गत लगाई जाती है
और ऑर्डरों से भी गवर्न होती है ये, लेकिन इसके लिए अपील और पुनर्विलोकन नहीं कर सकते अगर सेक्शन 6 में कोई निर्णय आदेश दिया गया है, उसकी डिग्री आदेश दिया गया है, देख लेना जो भी बैरिक्टर में लिखा हो, तो उसके लिए बस अपील और पुनर्विलोकन मंजूर नहीं किया जाएगा। इसे सेक्शन 6 में तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद सेक्शन 7 और 8 अगर पढ़ेंगे तो ये बात करते हैं जंगम संपत्ति के बारे में, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। मूवेबल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी समझिए। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जमीन से भूबद्ध नहीं होती। भूबद्ध नहीं होती मतलब जमीन से अटैच नहीं होती, उसे कहेंगे आप जंगम संपत्ति। कि जंगम संपत्ति, ये दोनों क्लॉज 5 और 6 थे, वो थे स्थावर संपत्ति के बारे में। ये दोनों क्लॉज हैं जंगम संपत्ति के बारे में। जंगम संपत्ति का प्रदत्तीकरण, जंगम संपत्ति का प्रदत्तीकरण का मतलब ये है कि जंगम संपत्ति जो चल संपत्ति है उसके बारे में बता रहा है कि उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी। तो उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी, इसके लिए वाद कौन लाएगा? तो वाद कौन लाएगा? कब्जे का हकदार कोई व्यक्ति, कब्जे का हकदार कोई व्यक्ति लाता है इसके लिए चल संपत्ति के लिए वाद। और इसकी रिकवरी कैसे की जाएगी, तो किस रीति के अनुसार इसको किया जाएगा। तो सीपीसी में जो रीति बताई गई है, सिविल प्रक्रिया संहिता में जो रीति बताई गई है, उसके अनुसार आप इसके कब्जे की पुनर्रिकवरी करेंगे। सेक्शन 8 में आएंगे। सेक्शन 8 कहता है कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति का जो स्वामी के नाते नहीं है, अविवाहित कब्जे के हकदार व्यक्तियों को प्रदत्त करने का दायित्व। पहली बात कहता है, पहली लाइन कहता है, इसका टाइटल कहता है सेक्शन 8 का, कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति का जो। अब कब्जे में क्या आएगा? कब्जे में आप दो बातें इसमें बैरिक्टर में देखने को मिलेंगी। उस संपत्ति पर किसी व्यक्ति को कोई कब्जा दिया गया है तो उस पर 2 पॉइंट लिखे हैं इसमें कि उस चल संपत्ति पर कब्जा होना चाहिए और या उसका नियंत्रण होना चाहिए। तो कब्जा और नियंत्रण 2 बातें लिखी हैं इसमें। उसके बाद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, तो कौन दावा लाएगा? धारण करने वाला कोई व्यक्ति स्वामी के नाते नहीं, मतलब वो स्वामी नहीं है तो भी वो दावा ला सकता है, स्वामी नहीं है तो भी दावा ला सकता है। तो स्वामी के नाते नहीं लाता वो, उसका केवल ये बताया जाता है कि उसका उस पर चल संपत्ति पर कब्जा है और नियंत्रण है। उसके बाद बात करूंगा अविवाहित कब्जे के हकदार व्यक्तियों को प्रदत्त करने का दायित्व। तो सामने वाले व्यक्ति का, जिसने उस पर उसको हटा दिया है, उस कब्जे से हटा दिया है, उस व्यक्ति का दायित्व है कि उस संपत्ति पर उसको वो दोबारा कब्जा दे। तो उसके लिए जब दावा लाया जाता है तो सेक्शन 8 में दावा लाया जाता है, जिसमें आप मेन इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि सेक्शन 8 में प्री के इंपोर्टेंट पॉइंट यही है प्री के लिए कि स्थावर जो भी जंगल संपत्ति होगी उस पर कब्जा या नियंत्रण होना चाहिए और स्वामी के नाते नहीं, जो स्वामी के नाते नहीं होता। उसके बाद बात करें अपन सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 से अब चैप्टर भी नया स्टार्ट हो जाता है। इसमें दिया गया है संविदा पर आधारित अनुतोष के लिए वादों में प्रतिरक्षा है। अब संविदा पर आधारित अनुतोष के लिए, संविदा पर आधारित अनुतोष के लिए जब संविदा किसी प्रकार से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एसआरए के अंतर्गत कोई दावा लगाया जाता है तो उस दावा में किसी प्रकार की तुम अनुतोष की बात करते हैं, तो अनुतोष की बात करेंगे। अब वो अनुतोष कैसा होगा? तो जो विधि के अधीन उपलब्ध हो, जो विधि के अधीन उसको उपलब्ध है, वो उस अनुतोष की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कह दे, विधि के अधीन उपलब्ध है वो वादों में प्रतिरक्षा है। तो ऐसे वादों में प्रतिरक्षा डिफेंसेस की बात की जाती है सेक्शन 9 में।